जीडीपी आंकड़ों में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था में मजबूत गति है। इस वजह से जीडीपी में वृद्धि हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मजबूत गति बनी हुई है। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कहा प्रधानमंत्री ने। ये आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर है, यानी आने वाले जो आर्थिक मोर्चे पर हालात हैं देश के लिए वो बेहतर होने वाले हैं। जो अभी हम वृद्धि देख रहे हैं जीडीपी में, ये दरअसल आने वाली चीजों का एक ट्रेलर मात्र है। ये आने वाली चीजों का एक ट्रेलर है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हमने आपको दिखाया। प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की के आंकड़ों को ट्रेलर क्यों बताया है, आइए जरा समझते हैं। देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार क्या कहानी कह रही है, ये देखिए। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो लगाया गया है वो है 8.2%। ये एनएसओ का ताजा आंकड़ा बता रहा है कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था किस मकाम पर है। जी हाँ, तो अनुमान 7.7% का है एनएसओ के आंकड़े के मुताबिक, और जीडीपी जो बढ़ी है वो 0.5% बढ़ी है। तो अनुमान 7.7% का था और बढ़ी है 0.5%। जी हाँ, असर देखिए, सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, सीधे संकेत की देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। जन कल्याण योजना पर ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसका सीधा इंपैक्ट आने वाले वक्त में हमें देखने को। जी हाँ, एक और असर जो होगा वो ये कि आने वाले वक्त में नौकरियों के मौके तेजी से बढ़ेंगे। और देखिए, इस चुनाव में नौकरी एक बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो नौकरी के मौके और बढ़ेंगे अगर इसी तरह की रफ्तार बनी रही। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अर्थव्यवस्था में उछाल पर विपक्ष ने क्या सवाल पूछे हैं और विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है। पहला बड़ा सवाल ये कि देश की आर्थिक तरक्की विपक्ष को क्यों नहीं दिख रही है। ये बड़ा सवाल, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि आर्थिक तरक्की नहीं हो रही है। जी हां, जीडीपी आंकड़ों में सबूत, विपक्ष इसे क्यों नहीं मान रहा है, यह भी एक अहम सवाल सामने आता है। जीडीपी के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद दुनिया में भारत का दबदबा, फिर देश में क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर भी, जो आज मजबूत स्थिति में नजर आती है। तीसरी अर्थव्यवस्था के दावे पर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं होता। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया है और तीसरे टर्म में यह मुमकिन है, यह भी वो जिक्र करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन को इस पर यकीन नहीं। जी हाँ, इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी कि तरक्की के आंकड़े में विपक्ष देख रहा है दरअसल महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष का यह कहना है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष के ये सवाल हैं और विपक्ष इन्हीं सवालों को लेकर चुनावी मैदान में भी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पुष्पेश पंत जी मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ जावेद अंसारी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पंकज झा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इसके अलावा भी बड़े मेहमान जुड़े हैं जो बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक पुराणिक हमारे साथ मौजूद हैं जो अर्थशास्त्री हैं, विश्वास पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ज्योति सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। लेकिन ये जो तमाम सवाल हैं, इस पर इन मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि देश में 57 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग से ठीक पहले अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये सिर्फ ट्रेलर भर है। खुद प्रधानमंत्री इस वक्त कन्याकुमारी में ध्यान लगाए हुए हैं। ध्यान का आज तीसरा दिन है जो आज खत्म होने वाला है। पहले कन्याकुमारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। तो सीधे पहले सुरभि का रुख करते हैं। सुरभि, प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है और उसको लेकर उन्होंने कहा है, लिखा है सोशल मीडिया पर कि ये ट्रेलर मात्र है, आने वाली जो स्थिति होगी वो बेहतर होगी। क्योंकि विकसित भारत को देखते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री प्रचार के दौरान भी जिक्र करते आए हैं, आज जिस तरीके से जीडीपी को लेकर बड़ी खबर आई है उस लिहाज से समझिए। और दो चीजें और इसमें महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूंगी, काशी से कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी में ध्यान लगाने से पहले काशी के लोगों को लिए भी उन्होंने विकास का संदेश दिया था कि किस तरीके से काशी का पिछले 10 साल में विकास हुआ है। अब फिलहाल कन्याकुमारी से फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दूं कि यहीं पर प्रधानमंत्री तमाम विरोध के बावजूद आज दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर रहने वाले हैं और 3 बजे वो
तस्वीरें आपके सामने होंगी जब हम देखेंगे प्रधानमंत्री किस तरीके से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से निकलते हुए सीधा इसी जेट्टी पर सवार होकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। अब क्योंकि काशी में वोटिंग हो रही है तो मैं आपको स्पेक्यूलेशंस के आधार पर यह बात बता देती हूँ, क्योंकि स्पेक्यूलेशंस कई आधार पर लगाए जा रहे हैं ये सोचते हुए कि प्रधानमंत्री का मन तो काशी में बसता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लान में कोई चेंज हो जाए और वह यहाँ से पहले रवाना होकर सीधा काशी चले जाए। ये मैं स्पेक्यूलेशन से, जाहिर सी बात है कोई कंफर्मेशन इस लिहाज से है नहीं, लेकिन चर्चा इस लिहाज से यहाँ पर भी जरूर की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है या नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री अगर अब आप देखेंगे ध्यान साधना के बाद भी सुमेरा बाहर आएंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों के बीच ये बताएंगे कि किस तरीके से हर बार वो धार्मिक स्थल का अगर रुख करते हैं तो देश की विकास की कामना करते हैं, और देश के विकास की कामना के साथ साथ किस तरीके से विकसित भारत के सपने को वो साकार करना चाहते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत वो मौन साधना भी कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। और इस ध्यान के बारे में फिलहाल समीर एक छोटा सा अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है जिस तरीके से 30 मई शाम से प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, ना वो किसी से, ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना वो कोई अन्न ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ तरल पदार्थ पर अभी तक फिलहाल 3 दिनों में मौन साधना के दौरान उन्होंने ग्रहण किया है। तो फिलहाल इंतजार करेंगे समीर और सुमेरा हम इस बात का कि किस तरीके से अपनी मौन साधना को पूरा करते हुए दोपहर का वो वक्त होगा जब कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री बाहर निकलते ही सीधा रवाना दिल्ली के लिए होने वाले हैं, और उसके बाद देखना होगा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत को देखते हुए, अपनी इस मौन साधना को देखते हुए और जीडीपी के लिहाज से क्या बड़ी बातें दुनिया के सामने। जी सुरभि, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ, और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। विश्वास पाठक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास जी, जो जीडीपी के ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जो अनुमान लगाया गया है वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% ग्रोथ का, क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए मुफीद साबित होगा ऐसे वक्त में जब लास्ट फेज की वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखाया? ये वोटिंग के लाभ का विषय नहीं है। जो 2014 में देश ने प्रधानमंत्री करके नरेंद्र मोदी को चुन कर लाया था, उसी वक्त ये अर्थव्यवस्था का जो भविष्य है वो तय हो गया था। जैसा हम 11वें पायदान की अर्थव्यवस्था थे, मोदी जी चाहते थे कि हम 3रे पायदान तक जाए और 2047 तक हम डेवलप इकोनॉमी बनना चाहते हैं। उस प्रकार से प्रयास चल रहे क्या? बिल्कुल चल रहे। जब 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की थी, आज लगभग 4 ट्रिलियन के और पहुंच रही है। और दुनिया में जब विश्व में अर्थ स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो 4% से कम है। जो पहली 10 अर्थव्यवस्था है वो ऑलमोस्ट 3% प्लस उनकी अर्थव्यवस्था है। उसके बैकग्राउंड पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो यही दर्शाता है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। और ये होते हुए आप देखिए कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, इनके रिपोर्ट से विपक्ष जो है, वो रिजर्व बैंक स्टैटिस्टिकल डेटा इंडिया जो है उसको नहीं मानता है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज समाज संस्था जब कह रही है तो आपको यकीन करना जरूरी है। उनका काम तो विरोध के लिए विरोध करते हैं। उन्होंने एरियल स्ट्राइक के ऊपर भी संदेह निर्माण किया था, डोकलम पे भी संदेह निर्माण किया था। इसलिए विपक्ष क्या कहते हैं उसकी हमें चिंता नहीं है। 8.2% इज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूज फॉर इंडियंस। तो खुशी की खबर है। विपक्ष क्या कहता है इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे साथ विपक्ष से मौजूद हैं ज्योति सिंह। ज्योति सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी रोजगार का मुद्दा उठाते रहे इस चुनाव प्रचार के दौरान और लगातार ये कहते रहे कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, जो अनुमान था उससे और बेहतर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो क्या इसको अब स्वीकार करेंगे आप कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतरी की तरफ ही आगे बढ़ रही है, जिसे प्रधानमंत्री ट्रेलर बता रहे हैं? इसमें क्या बात है? इसमें तो बहुत अच्छी बात है। जब 1991 से ही, जब मनमोहन सिंह जब से लिबरलाइजेशन और जब इकोनॉमी की जब हम रिफॉर्म की बात शुरू किए थे, तब से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो ये है ना कि जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि उसका जो फायदा है प्रधानमंत्री केवल कुछ लोगों को दे रहे हैं। उनको चिंता केवल इस देश के 1% अमीरों की है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार जो ये कहते हैं कि जो आर्थिक विषमताएं हैं उसको बराबर करें, उस खाई को पाटें। गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। पर कैपिटा इनकम जितना जो कमा रहा था वो उतना ही है लोगों के पास, और जहाँ तक घट ही गया है। जहाँ तक इसकी बात ये कर रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, जहाँ तक अब ये दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं, दुनिया में तो गेहूं 26% जो है तो सस्ता हो रहा था, हमारे यहाँ 8% महंगा हुआ। गैस हमारे यहाँ 54, दुनिया में 54% जो है सो सस्ता हुआ, हमारे यहाँ 33% महंगा हुआ। तो सवाल देखिए,
हमारी चिंता और राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस खड़गे जी की चिंता यही है कि इस देश में जो आर्थिक विषमताएं हैं वो खाई को बराबर करें। अगर ऐसी भी बात रहती तो हम कहते कि टोटल इकोनॉमी में जो उत्पादन बढ़ा, आखिर उसका कुछ तो कहीं तो फायदा होना चाहिए ना। आखिर देखिए जो नरेगा जो है उसमें लाइन लगी हुई है, लोग जो है तो शहर में नौकरी नहीं है, अब वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं लोग। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? सब ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, जीडीपी के आंकड़ों से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आज जो वोटिंग हो रही है वो उन्हीं बातों पर हो रही है कि जो मोदी सरकार है वो जो इस तरह से आंकड़ों से गुमराह करके लोगों को छलना चाहती है, तो युवा सारे लोग वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को इसीलिए कि उनके पास नौकरी नहीं है और आंकड़ों का छलावा दिखाकर केवल इन आंकड़ों का फायदा केवल अमीरों को दे रहे हैं 1%। और मैं एक आपको और बात बता दूं, ये दैनिक भास्कर, ठीक है, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है, आर्थिक विषमताओं का आपने जिक्र किया है और आप ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपके पक्ष में जाता है। डॉक्टर आलोक पुराणिक हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर आलोक, हमने पिछले दिनों देखा भारतीय शेयर बाजार भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए। ज्यादातर ट्रेड एनालिस्ट ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का आता है तो ये मार्केट के लिए और अच्छे संकेत होंगे और ऐसे में जीडीपी के ये आंकड़े सामने आना, आगे आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो क्या नजर आता है? देखिए, जीडीपी के आंकड़े में कुछ चीजें अगर हम गहराई से देखें तो 8.2% की ग्रोथ हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर थोड़ा सा वहां संकट दिखाई पड़ता है। अच्छा, एग्रीकल्चर 1.4% से ग्रो हुआ है, उससे पहले लास्ट ईयर 4.7% से ग्रो हुआ था। तो मूल बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है सारे डेवलपमेंट से, लेकिन इकोनॉमी या पॉलिटिक्स या कोई भी समाज सब कुछ चमकता हुआ नहीं होता। तो विपक्ष अगर उसको नहीं मानता तो विपक्ष का काम है उसको इंडिकेट करता कि प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि इंडिया में दिक्कत एम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जो भी काम करना चाहता है उसको नौकरी मिलती है 15,000 20,000 की। इंडिया में दिक्कत है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि रोजगार की गुणवत्ता का, वो सवाल अलग है। मैं अच्छी तरह से याद करता हूं कि जब मैं कॉलेज डेज में होता था बेरोजगारी पर लंबे लंबे जुलूस निकलते थे, वैसे जुलूस मैंने 10 सालों में बिल्कुल नहीं देखे। यानी कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको भले ही अच्छा ना मिले लेकिन रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार निश्चय ही आजादी के बाद से अब तक की बहुत बड़ी समस्या रहा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बना है, इस बात को मैं नहीं मानता। दूसरी बात जहां तक सवाल महंगाई का है, महंगाई 5% के आसपास है और उसमें खासतौर पर चिंता जो खाने पीने की चीजों की महंगाई, वो विशेष चिंता है। लेकिन महंगाई अगर आप मुद्दा माने तो वो भी 51 से लेकर अब तक रहा है, लेकिन महंगाई चुनावी मुद्दा बना है ऐसा भी मैं नहीं मानता। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आपको देखना है तो उसको 3 परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। नंबर 1, भारत की अर्थव्यवस्था में से 140 करोड़ में से 5 करोड़ लोग हैं वो इंडिया का अमेरिका है, करीब 40 करोड़ इंडिया का मलेशिया है और करीब 80 करोड़ लोग इंडिया का युगांडा है। उन 80 करोड़ के लिए आप देखेंगे कि फ्री के अनाज की व्यवस्था हो गई है। स्टॉक मार्केट जब ऊपर बूम करता है तो इंडिया का अमेरिका मलेशिया बूम करता है। तो मुझे कुल मिलाकर दिखाई ये पड़ रहा है कि आर्थिक विषमता निश्चय ही एक डिबेट का विषय है कि साहब कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और ये बयान बिल्कुल गलत है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, गरीब कुछ कम गति से अमीर हो रहा है, अमीर कुछ ज्यादा गति से अमीर हो रहा है, लेकिन गरीबी की ओर कोई नहीं जा रहा। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स के मसले एकदम से आप पॉलिटिकल जनरल स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा है। और जैसा मेरा मानना है जी आलोक जी, लेकिन अहम बात आप ये कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है या चुनाव में उसकी उस तरह की अपील नहीं है आपके मुताबिक, और महंगाई भी उस तरह की एक अपील नहीं रखता है चुनाव में। हालांकि हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आपका तो पूरा पोल प्लैंक ही है, आपका तो चुनावी मुद्दा ही है कि देखिए महंगाई है, रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है और युवा इस वजह से आपके साथ आ जाएंगे क्योंकि रोजगार की एक बड़ी समस्या है। सुमेरा जी, भारतीय जनता पार्टी सपने दिखाने में माहिर है। अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखेंगे, तकरीबन 1,20,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़ दिए। तो अगर भारत में सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, अमेरिका जैसा हो गया है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो जीडीपी का जो मुख्य मतलब कंट्रीब्यूशन होता है वो एक तो एमएसएमई का होता है और दूसरा आपका एग्रीकल्चर का होता है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूं कि एमएसएमई के ग्रोथ के लिए पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई थी जिससे एमएसएमई को स्ट्रेंथन किया जा सके, इसके बारे में जानना चाहता हूं। एग्रीकल्चर की ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई थी जिससे एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके। जितना मेरी जानकारी है, मैंने एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी की थी कि पिछले कोविड के समय में कितनी एमएसएमई बंद हो गई हैं, तो भारत सरकार की तरफ से जवाब। धर्मेंद्र जी, आपका संपर्क टूट गया है, दोबारा आपके पास लौटेंगे और ताकि आप अपनी बात पूरी कर सकें, लेकिन हमारे साथ जी धर्मेंद्र जी कंप्लीट कर सकते हैं आप। जी ये बताना चाह रहा था कि भारत सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बोला कि कोरोना के समय कितनी एमएसएमई बंद हो गई थी, उसके हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो जिस सरकार के पास ये आंकड़े ना हो कि उसकी कितनी एमएसएमई बंद हो गई है, तो पॉलिसी बनाने की बात तो बहुत दूर की है। तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की जादूगरी तो कर सकती है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, इस देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा है, इस देश में गरीबों के हालात नहीं सुधर रहे हैं, इस देश में महंगाई कम नहीं हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी खुद ये मान रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, तो इसका जिक्र आलोक पुराणिक जी भी कर रहे थे, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ थे। पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह की आर्थिक विषमताओं का जिक्र हो रहा है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, दूसरी तरफ 8.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, जिसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी भी हम सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं। दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं या फिर एक दूसरे में समाहित होती दिखती हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है इसमें राजनीतिक पक्षधरता मुखर होती है। ये कोई पक्षपात से मुक्त होकर यदि कोई व्यक्ति वस्तुनिष्ठ टिप्पणी करे तो आंकड़ों से न किसी का पेट भरता है, न आंकड़ों से झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले के ऊपर सर पे छत पड़ती है, ना आंकड़ों से रोजगार बढ़ता है और ना आंकड़ों से किसी की भूख मिटती है। क्षमा कीजिएगा, विद्वान अर्थशास्त्री यहाँ हैं जिनका कहना था कि ये सब राजनीतिक मुद्दे या आर्थिक मुद्दे चुनाव का मुद्दा नहीं है। अगर ये चुनाव का मुद्दा नहीं है तो क्या सांख्यिकी है? क्या हम ये 8% ग्रोथ को चुनाव का मुद्दा माने? क्या हम सिर्फ नारों को, जुमलों को चुनाव का मुद्दा माने? विकसित भारत, उन्नत भारत, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में सबसे दमदार दमखम, और आप कुछ आंकड़ों को बड़ी आसानी से भुला देते हैं। मुझे तो थोड़ा अचरज इस बात पे होता है कि ध्यान मुद्रा में जो आसन लगाए प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में बैठे हैं, कैसे उन्होंने ध्यान भंग कर 8% का आंकड़ा आज सवेरे आया और सोशल मीडिया में टिप्पणी भी कर दी। मगर वो तो अंतर्यामी है, वो शायद अपनी भावनाओं को व्यक्त भी बिना ध्यान भंग किए कर सकते हैं। मगर बाकी लोग जो मर्त्यलोक के वासी हैं, परमात्मा का अंश जिनमें नहीं है, वो वित्त मंत्री हों, वो गृह मंत्री हों या कोई और अर्थशास्त्री हों, कैसे इस बात को जोर शोर से कह सकता है कि आज चुनाव के मतदान के आखिरी चरण में ये एक नया आंकड़ा उछलता है चुनाव को प्रभावित करने के लिए? संभवतः इसका उलटबाजी हो सकती है। जिस तरह 400 पार का हुआ था, सोचने वाले सोचेंगे कि हम तो भूख से बिलबिला रहे हैं, गर्मी में पीने को पानी घर में नहीं आ रहा है, नल में, सार्वजनिक नल में मारकाट चल रही है टैंकर के सामने, और हमें कहा जा रहा है कि हम दुनिया की सबसे बढ़िया तेज प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। इसका असर मेरी निगाह में उल्टा ही होगा। जी, और हमारे साथ गर्मी की अब बात करें तो इस वक्त धूप में खड़े हुए हैं पंकज, वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। पंकज, यहाँ बात हो रही है कि देखिए कैसे देश की अर्थव्यवस्था बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, जो अनुमान था उससे बेहतर जीडीपी होती हुई दिखाई दी है। चुनाव में जमीन पर आप लोगों के बीच पहुंचे हैं लगातार, क्या आपके मुताबिक किस तरह से प्रभावित करता है ये लोगों को? रोजगार, महंगाई, या देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक किस तरह से वो देश को एक विकसित देश बना देंगे, क्या वो बड़ा मुद्दा है? तो क्या रेजोनेट करता है लोगों के साथ? देखिए, आमतौर पर जो चुनाव होते हैं वो इमोशनल इशूज़ पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं, और ये सच है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति का सच है, खासतौर से अगर हिंदी पट्टी की बात करें हम, बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों की। मैं जहां पूर्वांचल में खड़ा हूं, देखिए इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से 2-3 मुद्दे उठाए गए, लोगों में उसका ट्रैक्शन है, लोग उस पर बात कर रहे हैं। जैसे रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो मोटे तौर पर सरकारी नौकरी को लेकर के युवाओं में और उनके घर वालों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसी राज्य का ना होकर के राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो चुका है। महंगाई, मुझे लगता है कि वो इस पर बहस होती है, लेकिन वो चुनाव में वोट को प्रभावित करता है, मुझे ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक पेपर लीक और बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये सब सारी बातों करें तो जब आप वोट डालने जाता है मतदाता, मैंने देखा कि वो ये सब बातें करता है, लेकिन जब वोट डाल के निकलता है
तो उसमें वो परिलक्षित नहीं होता है। जिसके खिलाफ बोल रहा होता है उसी के फेवर में वोट डालकर निकलते हुए मैंने लोगों को भी देखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार के चुनाव में रोजगार और पेपर लीक जो है, दो बड़े मुद्दे तो हमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल, जावेद अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, किस तरह से आप देखते हैं और आप क्या ये मानते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी रोजगार, महंगाई, ये सारे उतने बड़े मुद्दे चुनाव में नहीं बन पाए जितने की बनने चाहिए थे? वो मां, मंगलसूत्र, मुसलमान और ऑपोजिशन की तरफ से भी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इन सारे मुद्दों पर ज्यादा जोर नजर आया। अब्बास साहब, मुझे पता नहीं कि आप कितनी बार स्टूडियो से निकल के बाहर गए जहाँ इलेक्शन हो रहा है। अगर आप गए होते तो शायद आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते कि क्या ये मुद्दा बना है कि नहीं, क्योंकि लोगों की रोज़ी रोटी, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, आप जहाँ चाहिए, जहाँ जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए और ख़ासतर हिंदी भाषी स्टेट्स में अगर आप जाइए तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में महंगाई है। गैस के सिलेंडर जो 300 की जगह 1300 मिल रहा है। सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ जो नकल हुई, पेपर लीक हो गए, वो है। तो और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि आज जब आखिरी दिन बनारस और सब जगहों पे मतदान हो रहा है तो सडनली ये, जैसे आजकल बहुत सी चीज़ें प्रकट हो रही हैं, वैसे ये 8.2% ये मुद्दा, ये एक बैग कैसे प्रकट हो गया? और जैसे मेरे गुरुजी ने कहा, पुष्पेश पंत जी ने, कि भाई जो आदमी ध्यान कर रहा होता, जो मेडिटेशन कर रहा था, उसने कहाँ से ये टाइप कर दिया? क्या ये मुद्दा ये पहले से था और एन मौके पे ये तुर्प का पत्ता समझ के इसको निकाला गया? अगर ये इतनी बड़ा मुद्दा, अगर बेरोज़गारी, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था तो ये एक बैग कैसे यहाँ से प्रकट हो गया? दूसरी बात, देखिए, दुनिया में सबसे एक बहुत आसान चीज़ होती है अपना पीठ थपथपाना। यू बिकम अ लेजेंड इन योर ओन माइंड। तो उसमें हम बहुत तेज़ हैं, हम अपने को विश्वगुरु मानते हैं, हर चीज़ जो दुनिया में नहीं हुई वो हमारे यहाँ ही हो रही है। तो आप ये बताइए कि तो जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत है? ये अच्छा दौर है इकोनॉमी के लिहाज से, हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, 3रे नंबर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा है, शक है कुछ? मैं गुणगान करने वालों में से नहीं हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ, मैं अपने नौकर को देखता हूँ, मैं अपने हमारा जो पड़ोसी है उसके ड्राइवर को देखता हूँ, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं है। और अगर हम इतनी बड़ी इकॉनमी थे तो 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? फिर तो उनकी तो भलाई होनी चाहिए थी ना। जावेद साहब, ये क्या दो अलग अलग बातें नहीं है? दो अलग अलग बातें हैं जिसके बारे में पुरानी जी भी कह रहे थे कि अगर इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था, एक मिनट, एक सेक्शन है जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, यानी गरीब की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। वो 80 करोड़ लोग हैं जिनको ये जरूरत है कि उनको आप मदद पहुंचाएं, उनको मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, देखिए वो सवाल इतनी अच्छी है, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई तो फिर ये सवाल पूछा जा सकता है, यही सवाल पूछा भी जा रहा है और विश्वास पाठक जी से यही सवाल पूछ भी लेते हैं। विश्वास पाठक जी, बड़ा सवाल जो विपक्ष भी उठा रहा है, जो मेरी एक हिदायत है, मेरा एक, मैं इसके पहले कि आप आगे जाएं, जब भी कोई किसी भी सरकार हो, किसी पार्टी की, जब वो कोई आंकड़े या वो कोई क्लेम करती है तो एज जर्नलिस्ट हमें उसे फैक्ट चेक भी करना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी बवंडरबाजी है। ठीक है, विश्वास पाठक जी, बड़ा सवाल ये है कि ये जो डिवाइड है, जो देश में अमीर और गरीब के बीच का जो विभाजन है वो खत्म नहीं हो रहा है। यानी अर्थव्यवस्था तो बेहतर हो रही है या बेहतर स्थिति में है देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त, और बेहतर हो सकती है, जो अनुमान है उससे बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड कैसे दूर होगा? ये जो आंकड़े आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की, भारत सरकार के आंकड़े नहीं है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऐसी इंस्टीट्यूशन से उनके आंकड़े हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक के भी आंकड़े दिए। इसलिए आंकड़े को अगर आप ऑब्जेक्ट करोगे तो इसका मतलब आप उसको राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, उस समय महंगाई का दर ये 2 डिजिट में था, उससे ज्यादा था। आज महंगाई का दर 5% के अंदर सीमित है। आज फिस्कल डिफिसिट जो है 16.5 लाख का जो हमारा टारगेट था वो 15.5 लाख पर आ गया है। फिस्कल डिफिसिट भी कम हो रहा है। इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन के कारण जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसका लाभ सभी को होता है। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो ये इसी प्रकार की डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे, उसके बारे में हम बार बार कहे जा रहे हैं। अरे हम जब पेशेंट को आईसीयू में से बाहर लाते हैं तो तुरंत क्या उसकी ट्रीटमेंट कम कर देते हैं क्या?
हमको तो सपोर्ट देना ही है। इसलिए हमारे अर्थशास्त्री ने बहुत सही कहा कि अमीर अमीर हो रहे ठीक है, लेकिन गरीब भी अमीर हो रहा है, उसका डिवाइड कम होना अपेक्षित है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो उनकी मंशा दिखाई, उनकी मंशा यही है कि अमीरों की संपत्ति हम एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करके गरीबों को बांटे। इस प्रकार का नक्सलवादी माओवादी इनका सोच है, इसी को हमने उजागर किया है। इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं। अगर इलेक्शन से संबंध होता था तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 20 अप्रैल को ये अपना रिपोर्ट लेकर आते थे। इसलिए इतनी छोटी सोच लेके ऐसा डिबेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के आंकड़े एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी इस मजबूत अर्थव्यवस्था पर अपनी मुहर लगाती हुई दिख रही हैं। एक तरफ आर्थिक तरक्की की बात की जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी की बात की जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि भाई इकोनॉमी उतनी अच्छी स्थिति में है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।